गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह पढ़ेंगे। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं या विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। तो आप लोग समझे होंगे कि विराम चिन्ह अपनी बातों को प्रभावशाली ढंग से किसी के सामने प्रस्तुत करने के लिए हमें विराम चिन्ह का अपने बातों को अच्छे से कह दें। अगर सही जगह विराम चिन्ह का अगर सही जगह पर उचित प्रयोग नहीं होगा तो जो अर्थ उसका है अनर्थ हो जाएगा, यानी बात जो है वो सही नहीं रहेगी, हमें समझने में दिक्कत होगी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने विराम चिन्ह के भेद परिभाषा पढ़ी थी। आज मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं विराम चिन्ह के भेदों को बताऊंगी, कितने तरह के विराम चिन्ह होते हैं और इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। आपको एग्ज़ाम में ऐसा भी होगा कि विराम चिन्ह दिया रहे और उसका नाम लिखना रहे कि कौन सा चिन्ह है, या ऐसा दिया रहे कि विराम चिन्ह के ये भेद के चिन्हों को लिखिए, एक साइड में नेम दिया रहे और आपको बगल में उसके चिन्हों को लिखना रहे। इस तरह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग विराम चिन्ह के भेद को पहले हम लोग देखेंगे कि क्या होता है विराम चिन्ह का, कितने भेद होते हैं और उनका प्रयोग कैसे कहाँ किया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। पहला है, देखिए, पूर्ण विराम। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है इन भेदों को, पहला है पूर्ण विराम यानी खड़ी पाई। पहला विराम चिन्ह क्या है? पूर्ण विराम, खड़ी पाई। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। जब इसका प्रयोग बोलते समय वक्ता वाक्य की समाप्ति पर करता है, कुछ समय रुकने के लिए। अगर सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो कुछ समय रुक के फिर अगला सेंटेंस बोलता है। तो जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, यहाँ वाक्य समाप्त हो गया और वहाँ पर हम पूर्ण विराम का प्रयोग कर दिए। यह चिन्ह अन्य किसी भी विराम चिन्ह से अधिक प्रयोग में आता है। अधिक प्रयोग में क्यों आता है? इसका प्रयोग अधिक होता है क्योंकि वन पैराग्राफ अगर लिखते हैं तो एक पैराग्राफ में कम से कम 1 पेज का 1 पैराग्राफ है तो कम से कम 10 वाक्य उसमें होंगे। 10 वाक्य होंगे तो एक वाक्य पूर्ण होने पर एक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, विराम चिन्ह लगाया जाएगा। तो इस तरह अगर एक 1 पेज है उसमें 10 वाक्य हैं तो 10 जगह विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। तो वाक्य में सबसे ज़्यादा जिस चिन्ह का प्रयोग होता है या सबसे ज़्यादा पॉपुलर जाने जाने वाला जो चिन्ह है वो कौन सा है? पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम अर्थात वाक्य पूर्ण होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है अर्धविराम। अर्धविराम यहाँ पर देखिए, ये छोटा सा बिंदी और ये कॉमा। मेरा घर दूर था इसलिए मैं नहीं आया। देखिए, मैं जब बोल रही हूँ मेरा घर दूर तो वहाँ पे हम थोड़ा देर के लिए रुक रहे हैं और फिर बता रहे हैं इसलिए मैं नहीं आया। तो पूर्ण विराम की तुलना में कुछ कम अवधि के समय के लिए जब रुकना होता है तो उसे हम अर्धविराम कहते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, बात खत्म हो गई, पूर्ण विराम लगा दी, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन मेरा घर दूर था, उससे आधा समय के लिए रुकना हुआ, अर्धविराम इसलिए उसको बोला गया है, इसलिए मैं नहीं आया। तो पूर्ण विराम से की तुलना में कुछ कम समय लगता है, उससे हम अर्धविराम कहते हैं। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों के मध्य जब कोई योजक न हो, जैसे हम नैनीताल पहुंचे, हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले और वोटिंग के लिए निकल लिए। तो हम नैनीताल पहुंचे, यहाँ पर और ना लगा करके और की जगह जो है ये अर्धविराम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है अल्पविराम। अल्पविराम छोटा सा कॉमा होता है, इसे हम अल्पविराम कहते हैं। जैसे बच्चों तुम बगीचे में खेलो। बच्चों तुम बगीचे में खेलो, तो बच्चों कह के मैं थोड़ी देर के लिए रुक जा रही हूँ। ठीक है, तो यही जो थोड़ा समय के लिए रुकना है, ये ही जो है अल्पविराम। अल्प मतलब थोड़ा, अल्प विराम मतलब थोड़े समय के लिए रुकना अल्पविराम कहलाता है। जब वाक्य के बीच में अर्धविराम से कुछ कम समय
समय। ध्यान दीजिएगा, पूर्ण विराम में सबसे ज्यादा समय, अर्ध विराम में उसका आधा समय और अल्प विराम में उसका भी आधा समय लगता है, उसे हम अल्प विराम कहते हैं। तो जब वाक्य के बीच अर्ध विराम से कुछ कम समय के लिए रुकना हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किन किन स्थितियों में होता है देखिए, किसी भी वाक्य में दो या दो से अधिक समान पद वाले शब्दों में अलगाव दिखाने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे मेले में बच्चे, बड़े, औरतें, आदमी, ठीक है। लाल, हरा, नीला, पीला, ठीक। मोहन, रमेश, सुरेश, जैसे कई सारे बच्चों का नाम लेना है तो वहाँ पर छोटा छोटा कई वस्तुओं का नाम लेना हो, जैसे साबुन, तेल, शैम्पू, तो उसके साबुन, तेल, शैम्पू जल्दी से नहीं बोलेंगे। साबुन, तेल, शैम्पू, चावल, दाल, तो थोड़ा सा विराम लेते हैं, वही जो कॉमा लगाते हैं छोटा सा ऐसा, उसे हम अल्प विराम, या सेंटेंस में बच्चों के बाद अल्प विराम लगाएं। वाक्य में विभिन्न उपवाक्यों में अलगाव दिखाने के लिए, जैसे मैंने तन्वी से कहा जब भी समय मिले मेरे पास आना, ठीक है। उद्धरण चिन्ह से पूर्व, जैसे माता जी ने कहा समय पर घर पहुंच जाना। महीने की तारीख और वर्ष अलग अलग करने के लिए, जैसे 2 अक्टूबर, आप लोग पत्र लिखते हो ना, 2 अक्टूबर सन 1900 या 2021, 22 जो भी लिखना है, तो 2 अक्टूबर के बाद छोटा सा विराम लगाते हैं, उसी को हम अल्प विराम कहते हैं। या पत्र लेखन में अभिवादन लिखते समय या समापन के समय, जैसे पूज्य पिताजी, उसके बाद छोटा सा जो विराम कॉमा लगाते हैं उसको हम अल्प विराम कहते हैं। तो अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है, कई थीम्स चीज़ें रहती हैं, उनके बीच में उनका नाम लेते हैं तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। पत्र लिखते समय डेट जब डालते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और किसी को पत्र लिखते समय प्रिय पिताजी, आदरणीय पिताजी, प्रिय मित्र, ऐसे लिखते हैं तो वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है देखिए प्रश्नवाचक। ये तो बहुत पुराना है, हमेशा से पढ़ते आए हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न पूछने के लिए, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कब जाओगे, ठीक है। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए। इसका सिंपल इसका है कि प्रश्न पूछने के लिए, किसी से वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके बाद जो है हम यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग ये है, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। नेक्स्ट है विस्मयवाचक। विस्मयवाचक क्या होता है, आश्चर्य, घृणा, शोक, प्रसन्नता, ये सब प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विस्मयवाचक चिन्ह कहते हैं। ये चिन्ह क्या है, अरे, ठीक है। तो अरे ये जो है विस्मयवाचक चिन्ह, अरे बोले तो ये आश्चर्य प्रकट करती है। अरे वह फेल हो गया, मैंने बोला ना, अरे वह फेल हो गया, यहाँ पर जो है ये अरे का एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया है यहाँ पर अरे के बाद। और वाह कितना खूबसूरत दृश्य है, हाय वह मर गया, ठीक, यह गंदा है। तो इन शब्दों के बाद जो चिन्ह का प्रयोग होता है वह विस्मयादिवाचक चिन्ह होते हैं। आश्चर्य, देखिए पुस्तक में आपने लिख के दिया है, आश्चर्य, घृणा, प्रसन्नता आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए विस्मयवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे क्या तुम फिल्मों में अभिनय करोगे, क्या आश्चर्य प्रकट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का, विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है देखिए विस्मयवाचक के बाद योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है, दिन रात, सुबह शाम, भाई बहन, ठीक। इस चिन्ह का प्रयोग द्वंद्व समास में दोनों पदों में होता है। द्वंद्व समास में क्या आता है ना, उत्तर पद प्रधान होता है, मैंने
बताया था ना पूर्व पद प्रधान होता बल्कि दोनों पदों की प्रधानता सामान्य होती है। जैसे माता पिता, भाई बहन, अमीर गरीब, ये जैसे माता पिता लिखेंगे तो माता पिता लिखेंगे तो हम माता पिता ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके बीच में एक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यही चिन्ह जो है ये योजक चिन्ह कहलाता है। माता और पिता के बीच में जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। शब्दों के द्वित रूप में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे कभी कभी, द्वित रूप में मतलब बार, दो बार, बार बार, कभी कभी, ठीक है। तो धीरे धीरे, तो यहाँ जब धीरे धीरे हम लिखेंगे, केवल धीरे धीरे नहीं लिखेंगे या धीरे, दोनों धीरे के बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे। क्या करेंगे, एक चिन्ह लगाएंगे योजक, यानी दोनों को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। तुलना सूचक चिन्ह जैसे सावित्री सी पवित्रता, चांद सा मुखड़ा, किसी की तुलना की जाती है, वहां पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निर्देशक। निर्देशक एक खड़ी पाई सीधी। निर्देशक चिन्ह में मैंने सेंटेंस लिखा, प्रातः टहलने के अनेक लाभ है, डैश। कौन कौन से लाभ है वो, यह क्या लाभ है, यह स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, सुबह टहलना। निम्नलिखित बिंदु हैं, किसी चीज के इसके दिए गए पद्यांश के निम्नलिखित बिंदु हैं, डैश। तो यहाँ पर ये निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया। यह चिन्ह भी जो है योजक की तरह पड़ी लकीर के रूप में होता है। यह जो छोटा होता है योजक चिन्ह के लिए, इस छोटे से साइन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यही इसके लिए जो है निर्देशक के लिए लंबी लाइन का प्रयोग किया जाता है, उसे हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। निर्देशक प्रातः टहलने के अनेक लाभ है, डैश। उसके बाद लाभों को 1 2 करके पॉइंट से बताना या जैसे भी बताना होगा। किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने के लिए, जैसे गांधी जी का कथन था, ठीक। संवादों वार्तालापों में नाम के बाद, जैसे विदिशा, संवाद लेखन हम लोग लिखते हैं ना, तो संविधान लेखन लिखते समय हम लोग जब जैसे राम डैश, श्याम डैश, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, तो वो जो डैश बोलते हैं, राम के आगे डैश करते हैं, वही जो है निर्देश यानी निर्देशक चिन्ह कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में भी दोहरा उद्धरण और इकहरा उद्धरण। दोहरा उद्धरण क्या होता है कि जो ऐसे डबल होता है, ठीक, और इकहरा क्या होता है, ये सिंगल होता है, ठीक। तो दोहरा उद्धरण, इसका प्रयोग किसी कथन को उद्धृत करने के लिए किया जाता है। जैसे माँ ने कहा कि तुम पास हो जाओगे तो तुम्हें साइकिल ला दूंगी। तुम पास हो जाओगे, तुम माँ ने कहा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में उसको लिखेंगे कि तुम पास हो जाओगे तो साइकिल ला दूंगी। यदि तुम पास हो जाओगे तो तुम्हें साइकिल, यानी किसी की बात को पुनः उसी तरह लिखा जाता है। जब किसी कही हुई बात को, तो उसको हम उद्धरण चिन्ह, या किसी का स्लोगन हो तो उसको हम दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। इकहरा उद्धरण किसी व्यक्ति का नाम या उपमान, जैसे नाम और उपमान, या जैसे उपनाम ना लिख करके, जैसे कि मान लो किसी पाठ का हम पढ़ा रहे हैं, प्रस्तुत पाठ को आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ, इस पाठ का नाम है, पाठ का नाम जब हम लिखेंगे, या मैं आपको हिंदी व्याकरण का प्रथम पाठ या पाठ 14 विराम चिन्ह पढ़ाने जा रहे हैं, तो विराम चिन्ह जब बताऊंगी तो उसको हम कॉमा में करके बताएंगे, ठीक है। तो जो कॉमा रहता है, सिंगल कॉमा लगाते हैं, वही जो है वो उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। वाक्यांशों के विषय में सूचना निर्देश देने का में इसका प्रयोग होता है। जैसे इसके 3 भेद होते हैं, जैसे हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, विवरण चिन्ह, ठीक। तो यहाँ पर हर्ष स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है और प्लुत स्वर क्या है, यहाँ पर विवरण चिन्ह द्वारा इसको हम देख सकते हैं। जैसे मान लो किसी पॉइंट को हम देखना है और उसके आगे हम मान लो हम लिखें ये ऐसे, तो ये इसके बाद उसका नाम लिखें, या जैसे
संधि के भेद लिखे, स्वर संधि, तो स्वर संधि लिख करके हम डैश दिए और इसका विवरण यहाँ प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर स्वर संधि के बारे में हम लिखेंगे, तो उसको हम विवरण चिन्ह कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कोष्टक। कोष्टक यानी ब्रैकेट जिसको आप बोलते हैं। ब्रैकेट का प्रयोग कब किया जाता है? किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए, कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए। आप देखते होंगे ना कि जैसे अश्रु लिखा है, उसके अश्रु बहने लगे, तो अश्रु बहने लगे, बहुत बच्चे अश्रु नहीं समझ पाएंगे, तो अश्रु के बगल में क्या लिखा जाएगा? आंसू। तो यहाँ जो ब्रैकेट में आंसू है यानी उसका स्पष्टीकरण है कि बच्चे स्पष्ट हो जाए कि ये आंसू के लिए ही अश्रु शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए भी ब्रैकेट में शब्दों को लिखा जाता है। नाटक में अभिनय प्रदर्शन की सूचना है, जैसे विनीता हंसते हुए, क्या तुम्हें भी बुलाया है? तो यहाँ पर भी सूचना हेतु प्रयोग किया गया। गणित में तीनों प्रकार के कोष्टक का प्रयोग होता है। जो 3 प्रकार के कोष्टक हम लोग पढ़े हैं, वो तीनों प्रकार के कोष्टक का प्रयोग हमारे इसमें गणित में किया जाता है। ठीक, फिर इसके बाद हंस पद या काकपद। हंस पद जैसा नाम से ही है कि देखिए, हंस पद का अर्थ होता है हंस के जैसा पैर। ठीक है, हंस पद या काकपद, हंस पद या काकपद, इसको हंस पद या काकपद, इसका ये चिन्ह। ठीक, तो जब हम कोई चीज लिखते हैं, मान लो मैं लिखी मेरा नाम अर्चना है, मुझे लिखना है, लेकिन मैं मेरा अर्चना लिखी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अरे मैं तो नाम लिखना भूल ही गई, तो यहाँ नाम लिखना है, तो यहाँ पर हंस पद काकपद का प्रयोग करेंगे। तो जब सेंटेंस लिखते हैं, अगर कोई शब्द छूट जाता है, तो शब्द को लिखने के लिए हंस पद या काकपद का प्रयोग करके वाक्य को पूर्ण किया जाता है, उसे हम हंस पद चिन्ह कहते हैं। बुक में देखिए आपके क्या लिखा हुआ है? कौवा तथा हंस चलते हुए भूमि पर ऐसा निशान बना पे, जैसा वो बना हुआ है। इसी के आधार पर इसका नाम हंस पद या काकपद पड़ा। लिखते हुए कुछ छूट जाए तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे आज समारोह की तैयारी के लिए फूल मालाएं तथा मिठाई आदि का प्रबंध करना है। ठीक है, तो उसमें अगर कोई शब्द छूट जाता है सेंटेंस में, मैंने छोटा सा एग्जाम्पल देके अपने नाम का बताया है कि जैसे मेरा नाम अर्चना है, ये लिखना है मुझे, लेकिन ये ना लिख करके मैंने लिख दिया केवल मैं अर्चना, तो नाम लिखने के लिए हम हंस पद काकपद का प्रयोग करके आगे उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, लाघव, लास्ट है 12 नंबर, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का क्या अर्थ होता है? लाघव, उसका साइन छोटा सा बिंदु, ये लाघव। ये संक्षेपीकरण, जैसे पूरा शब्द ना लिखकर शॉर्ट फॉर्म में कुछ लिखा जाता है संक्षेप में, तो लाघव चिन्ह का प्रयोग। जैसे हम डॉक्टर लिखना होगा, तो हम डॉक्टर लिखना होगा तो पूरा हम नहीं डॉक्टर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिंपल डॉक्टर लिख के ऐसे आप समझ जाओगे कि डॉक्टर। पंडित लिखना है तो हम पंडित ना लिख करके ऐसे लिखेंगे, आप समझ जाओगे कि ये पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। तो संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। या जैसे डिग्रियां हैं, बीए है, बीए लिखते हैं लोग ना, तो बीए का मतलब होता है बी और ए, इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट। तो यहाँ पर संक्षेप में बीए लिखा गया। तो बच्चों हम लोग देखें कि ये विराम चिन्ह के 12 भेदों को हम लोगों ने देखा कि कितने प्रकार के भेद होते हैं, ये सारे 12 भेद हम लोग पढ़े। अब हम लोग यहाँ मैंने उदाहरण दे करके यहाँ पर उनके लिखा हुआ है। विराम चिन्ह में विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, खड़ी पाई, पूर्ण वाक्य होने पर मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, पूर्ण विराम लग गया। अर्ध विराम, पूर्ण विराम से आधा समय रुकने के लिए, मेरा घर दूर था इसलिए मैं नहीं आया, थोड़ा समय रुके हैं पूर्ण विराम से, और इससे भी कम समय के लिए रुके हैं अर्ध विराम में। फिर नेक्स्ट है प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने के लिए। देन विस्मयवाचक, आश्चर्य सुख घृणा प्रकट करने के लिए। नेक्स्ट है योजक चिन्ह, वाक्यों को जोड़ने के लिए। दिन रात सुबह शाम भाई बहन, निर्देश देने के लिए। ठीक है,
इससे करने से अनेक लाभ हैं, क्या है, ये निर्देश दिया जाएगा। दोहरा उदाहरण चिन्ह, दोहरा और इकहरा, किसी की कही हुई बात को एटीट्यूड जैसा उसको सामने रखना जो है वो दोहरा उदाहरण चिन्ह के अंतर्गत आता है। किसी के कहे हुए स्लोगन को हम दोहरा उदाहरण चिन्ह के कही हुई बात को रखते हैं। और इकहरा उदाहरण चिन्ह जैसे आज हम बोलेंगे कि आज मैं विराम चिन्ह पढ़ाने जा रही हूँ, तो विराम चिन्ह जब मैं लिखूंगी तो इकहरा उदाहरण चिन्ह यानी एक एक कॉमा दोनों साइड में विराम चिन्ह के साइड में लगा देंगे, वो इकहरा उदाहरण चिन्ह रहेगा। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि विराम चिन्ह के बाद विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह में विवरण देना, किसी चीज को दो बिंदी देके ऐसे डैश कर देना। नेक्स्ट है कोष्ठक, बात को संक्षेप में कहने के लिए या अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है। और हंस पद काक पद का प्रयोग जो है, वाक्य छूट जाए तो वहाँ पर कंप्लीट करने के लिए हंस पद काक पद का प्रयोग करते हैं। और लास्ट है लाघव चिन्ह का प्रयोग, संक्षेपीकरण, वाक्य को किसी के नाम को या को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, हम लोग पाठ में क्या पढ़े, इसका मुख्य बिंदु आप देखेंगे कि अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है, कभी अधिक देर तो कभी कम देर तक। और रुकने की क्रिया को प्रदर्शित करने वाले चिन्ह को हम विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक, लेखन कार्य में विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से भाव में स्पष्टता आती है। यानी मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, तो ये अगर सही नहीं लगा रहेगा तो वाक्य जो है इसमें स्पष्ट नहीं होगा। मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह 12 प्रकार के हैं, जिनको यहाँ पर दिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है चिन्ह, सबसे ज़्यादा अधिक प्रयोग होता है विराम चिन्ह, पूर्ण विराम का सबसे अधिक विराम चिन्ह में प्रयोग होता है। तो बच्चों, हम लोगों ने अपना आज पाठ कंप्लीट कर लिया और मैं आपको PDF बना के दूंगी। आप अपने जो भी हैं पाठ के अभ्यास प्रश्न वगैरह कंप्लीट करेंगे। कॉपी में विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह के भेद विथ एग्जाम्पल विथ साइन के साथ कॉपी में लिख के कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुहावरे पढ़ेंगे, आप लोग पढ़ के आएंगे, मैं आपसे पढ़ाऊंगी भी और क्लास में पूछूंगी। धन्यवाद।